नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 28 साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं इस मामले से ही जुड़े एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल जी और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम देख लेते हैं इस मामले से आने के बाद, इस फैसले के आने के बाद लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। जरा हम उनको पहले सुन लेते हैं। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है। साक्ष्य जो है वो सीबीआई के पास थे, क्योंकि सीबीआई जो है गवाह सबूत जो है वो कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहां सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उसे जो है सबूतों के आधार पे देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और ऐसे ही होना चाहिए। यह जो आदेश, यह ऐतिहासिक आदेश है, वैसे ही है जैसे रामलला का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ, वैसे सीबीआई कोर्ट से यह भी आदेश हुआ सभी के अनुकूल। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। राम मंदिर का फैसला आया उसी समय सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद सीबीआई कोर्ट चाहे जैसा करे, सब में प्रसन्नता ही थी और आज भी प्रसन्नता है। देखिए, आज संविधान की जीत हुई। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था है और आज संविधान की जीत हुई। इसके नाते देखिए सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। इसके नाते आप सभी को साधुवाद, सभी को कोट आभार और धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। तो बिल्कुल प्रतिक्रियाएं थी लोगों की। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर आज के फैसले को हम देखें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही सीबीआई कोर्ट ने, क्या कुछ खास रहा इस फैसले में? देखिए, इस निर्णय ने एक आईना भी दिखाया है सीबीआई को
और राजनीतिक विद्वेष की भावना से जो मुकदमे किए जाते हैं उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूरी की पूरी एक व्यक्ति की 28 साल की जिंदगी एक फॉल्स केस में फैब्रिकेटेड चार्जेज के बेसिस पे सीबीआई ने चलाया। एक बात जो कोर्ट माननीय अदालत ने कहा है, पन्ना नंबर 2173 पेज पे देखिए, जो विवेचना की गई, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई, इन्हीं के विवेचक थे एम नारायणन, जो पीडब्ल्यू 294 के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि जो कैसेट्स दिए गए वो फैब्रिकेटेड थे, उसमें छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने कहा जो फोटोग्राफ्स थे उसके निगेटिव नहीं दी गई, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सील नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सीबीआई तत्कालीन सरकार के दबाव में आरोप पत्र दाखिल किया सीबीआई ने और पॉलिटिकल लोगों को फंसाने का काम किया। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं विकास जी, कि 425 कार सेवक तथा कथित कार सेवक घायल हुए थे जिन्होंने ढांचा गिराने का प्रयास किया। किसी को अभियुक्त नहीं बनाया गया। अभियुक्त कौन बनाया गया? कि लालकेश अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती। तो जो एक्यूज्ड होने चाहिए थे, तो यही माननीय अदालत ने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना से सीबीआई ने तमाम साक्ष्यों में छेड़छाड़ करके लोगों को फंसाने का काम किया। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात है जब जिस समय 6 दिसंबर 92 को जब घटना होती है, घटना के बाद जो कार्रवाई की गई, जो एफआईआर लॉज हुई, लगभग साल भर तक एफआईआर लॉज होती रही, आपको लगता है वहीं जो है कह रहे हैं उसमें काफी ज्यादा कमी थी? और 28 साल बाद जब ये फैसला आया है, इतने ज्यादा लोगों को देखना पड़ता है, इतने लंबे समय तक मुकदमा लड़ते हैं, उनमें से 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं भी रहे, तो ऐसे फैसलों पर आप क्या कहेंगे आज? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी प्रशांत जी ने कही है और न्याय की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 450 वो तथाकथित कार सेवक जो ढांचा गिराने के लिए चढ़ते हैं, घायल होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अपराध कारित करने का कार्य वही कर रहे हैं। ये अपराध कारित उन्हीं के द्वारा किया गया। उनमें से किसी को अभियुक्त नहीं बनाया जाता है, उनमें से किसी का नाम भी पता करने की जहमत सीबीआई नहीं करती है, उनको ट्रेस नहीं किया जाता है और किनके कहने पर, किनके आपराधिक षड्यंत्र रचने पर या किनके उकसावे पर उन्होंने ऐसा अपराध कारित किया, उनको लेकर ये सारा सीबीआई की पूरी विवेचना होती है। एक बात जो आपने कही, एफआईआर लॉज होती रही, एफआईआर 1 साल 18 महीने तक एफआईआर उसमें आती रही, तो पूरे मामले की जो हैंडलिंग हुई डे 1 से लेके और आखिरी एफआईआर लिखे जाने तक, चार्ज फ्रेम होने तक, साक्ष्यों को इकट्ठा करने में, जैसा कि अभी प्रशांत जी ने इशारा भी किया कि जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, जो फोटोग्राफ दी गई, जो कैसेट थे, उस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, जो कैसेट थे डॉक्टर थे, मैन्युफैक्चर्ड थे, आवाज़ें फैब्रिकेटेड थीं, कुछ उनको छेड़छाड़ किए गए या जो भी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जो मिस हैंडलिंग हुई है, उस मिस हैंडलिंग ने तो काफ़ी पहले करीब ये साफ कर दिया था कि इस तरह के प्रकरण में किसी को गुनहगार साबित किया जाना, किसी को सजा दिला पाना, ये तकरीबन असंभव ही था। तो वही आज के फैसले से सामने आता भी है और पूरे प्रकरण में राजनीतिक द्वेष के चलते क्या क्या हुआ है, उसके बाद से लगातार कई सरकारें रहीं, तो निश्चित तौर पे कि उन विभिन्न सरकारों के कार्यकालों का जो भी असर रहा होगा, विवेचना पर कितना पड़ता है, कानून के विशेषज्ञ हैं बेहतर बताएंगे कि जो फैसला आया है, क्योंकि जब विवेचना तमाम तरह के दबावों में जब की जाती है और जब वो आरोप पत्र बनता है, तो उसमें कई जगह वो साफ साफ परिलक्षित हो जाता है कि कहाँ पर विवेचक ने किस भावना के साथ या किस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है। वरना इतनी लंबी कवायद सीबीआई ने जाने कितना स्टेट एक्सचेकर का पैसा इस पूरे मामले में गया है और 17 अभियुक्त चले गए। इसमें से कई ऐसे आरोपी हैं जिनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा, दांव पे लग गया, कुछ का राजनीतिक कैरियर आगे गया भी, कुछ का दांव पर लग गया, कुछ का राजनीतिक कैरियर समाप्त भी हो गया। मैं उनमें से कुछ एक को जानता हूं कि जिनका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो गया, ऐसा भी हुआ है। तो ये इस
और उस मामले के बाद कई लोगों को जेल में भी रहना पड़ा, उसके बाद जेल में रहना पड़ा, कई लोगों को जेल में रहना पड़ा। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं डे 1 से लेकर जो FIR लॉन्च की गई उनमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी? किस तरीके से आप इस पूरे मामले में देखते हैं? लगातार आप इसमें पैरवी करते हैं। देखिए, FIR दर्ज करने में कोई कमी नहीं रही। 197 नंबर 198 नंबर FIR दर्ज हुई, 49 राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे दर्ज हुई और बाकी लाखों कारसेवकों पे दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है कि CBI क्या सिद्ध करना चाहती थी? अगर उनको एक्चुअल जिन लोगों ने ढांचा गिराया उसको पकड़ना था तो उस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए थे। 12 बजे तक सब शांति थी। न्यायालय ने इसको स्पेसिफिक अपने जजमेंट में दिया भी है कि पीछे से पत्थरबाजी शुरू हुई। मंच पर जो राजनेता लोग थे वो कह रहे हैं कि अटैक न किया जाए, तोड़फोड़ न किया जाए। लेकिन अब देखिए, एक मैं आपको और उदाहरण बताऊं कि एक CBI ने एक एविडेंस दिया कि समाचार पत्र के किसी रिपोर्टर ने कहा कि रैली में ऐसा नारा लगाया जा रहा था 5 दिसंबर को कानपुर में और 1 दिसंबर को मथुरा में। अब जोशी जी या अडवाणी जी भाषण दे रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे। अब ये इस ढंग के नारे लग रहे थे, लेकिन उस राजनीतिक भाषण को अब पत्रकार को एविडेंस में तो बनाया गया, उसको साक्षी पेश किया गया, लेकिन उस रैली में लाखों लोग थे और किसी को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो कैसे आप प्रूफ करेंगे किसी केस? जिसे कैसेट्स की बात की गई तो एविडेंस एक्ट में 65B है जो स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। अब महाराष्ट्र के किसी ऋतुंभरा जी के भाषण को आप अयोध्या से जोड़ देंगे तो नहीं चल पाएगा। तो अब इसी तरह से जो कोई भी डॉक्यूमेंट सीज करना है, जैसे समाचार पत्रों के कटिंग्स को सीज किया गया, किसी ने बयान दिया कि साहब हम ऐसा मथुरा में करेंगे, काशी में करेंगे, इसके बेसिस पे कन्विक्ट करना चाहते थे अगर आप, तो उसके लिए आपको CRPC के प्रोविजंस 102B में जो है जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके आधार पे आपको करना चाहिए था। तो CBI कुल मिला के पॉलिटिकल दबाव में, तत्कालीन सरकार के दबाव में यही करना चाहती थी कि जो राजनीतिक रूप से संघ, BJP और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं उनको किस तरह से इम्प्लीकेट किया जाए केस में और किसने ढांचा गिराया इसकी स्वतंत्र विवेचना। तत्कालीन सरकार ने उस समय कहा था पत्रकारों के लिए कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्या उसके बाद ढेर सारे लोगों ने कुछ FIR या उस तरीके की बातें की? नहीं, कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। अब मुआवजा देने के इसमें हो सकता है कुछ पत्रकारों ने इसलिए भी FIR कराई हो कि मुआवजा मिले, लेकिन इसकी विवेचना होनी चाहिए थी ठीक से। CBI पूरी तरह से असफल रही है। 294 प्रोसिक्यूशन विटनेस उसने यहाँ एग्जामिन कराए और 57 रायबरेली में, और कहीं प्रूफ नहीं कर पाई। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को दोषी किया जाता है, उसके ऊपर तक जबकि उच्च अधिकारी वहां पर आला मौजूद थे उस समय, उन पर नहीं किया जाता है, कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता, उनको कटघरे में शामिल नहीं किया जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम में किस तरीके से बिंदुवार जो है कह रहे हैं सिलसिला जारी रहा और अब तक, जबकि 28 साल हो जाते हैं, 28 साल बाद तत्कालीन वहां के DM 80 वर्ष के हो गए, इस उम्र में जब फैसला आता है? देखिए, अधिकारी जो तत्कालीन वहां मौजूद थे और जिनकी पोस्टिंग उसी जिले में थी, ये सच है कि इस केस के चलते उनको नुकसान उठाना पड़ा अपने करियर में, और आज तक एक किसी भी तरह के इस तरह के लीगल टैंगल में जब होता है एक बुजुर्ग आदमी तो उसको जो दिक्कतें होती हैं। और ये भी सही है कि बहुत आला अधिकारी मौजूद थे वहाँ पर, एक तरीके से प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन अधिकारियों को इस पूरे मामले में जो है वो कहीं आरोपी नहीं बनाया गया या उन पर कोई चार्ज फिक्स नहीं किए गए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि अब जब इस केस का फैसला आ जाता है और जिन पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर ढांचे को गिराए जाने का आरोप लगा था वो सब बरी हो जाते हैं, तो क्या CBI यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि फिर ढांचा किसने गिराया? क्या आने वाले और कुछ लंबे समय तक अब एक ये कवायद चलेगी कि CBI ये पता लगाना शुरू करेगी कि किसने गिराया, और गिरा दिया तो इसके आप राजनीतिक इम्प्लीकेशन देखिए। 3 सरकारें इस देश में गई थीं और उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए सरकार उनकी बर्खास्त की गई थी। उसके बाद उनको 1 दिन के लिए वो भी दिया गया था। और आज जब फैसला आता है तो उसमें से वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कही थी, वही बातें तो आज इस फैसले के अंदर साफ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर जवाब चाहेंगे प्रशांत जी से
किस तरीके से देखते हैं आप? तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आज जब फैसला आता है, एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा उन्हें। देखिए, जो अभी आदरणीय सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि RN श्रीवास्तव साहब एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो इसमें एक्यूज बना दिए गए, उनका कैरियर समाप्त हो गया। DV राय साहब SSP थे, SP थे फैजाबाद के, उनके साथ भी जो हुआ बाद में खैर पॉलिटिकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। मेरा कहना ये है कि इस तरह से, और CBI का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात है कि किसने गिराया, अब जब 425 लोग जो चोट खाए गिराते वक्त, उसमें से आप किसी को मुलजिम बना नहीं रहे हैं। और कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिसका मान लिया पैर टूट गया या जिसका हाथ टूट गया या चोट लग गई, जो बेलचा लेके खंती लेके लोग खड़े थे, उनको आप मुलजिम बना नहीं रहे हैं। आपने 26, DP सिंह एक सह विवेचक हैं, उन्होंने 26 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोग जो पॉलिटिकल लोग थे उनको मुलजिम बना दिया और 23 लोगों को छोड़ दिया। तो ये आप देखिए, ये कहीं ना कहीं ये, और अब 28 साल बाद इसमें आप कर क्या सकते हैं? 4 सरकारें उस समय भारतीय जनता पार्टी, जीरा में तो ये सारी बातें आई होंगी, 2300 पेज का जजमेंट दिया गया है, इन सारी बातों ये जीरा से ही निकल के आया। जब विवेचक से पूछा गया कि फला डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप मुलजिम बना रहे हैं, क्या वो सील था? क्या नहीं, मुझे नहीं पता कब सील था या नहीं था, और खुला हुआ था। कैसेट सील थे, नहीं थे, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन से ही निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, 4 सरकारें गई, देश में दंगे हुए, और अगर विहिप नेताओं की इच्छा होती, टिप्पणी की है माननीय अदालत ने, अशोक सिंघल जी नहीं रहे उनके लिए, कि ये तय किया गया सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे कि आप एक हाथ में बालू एक हाथ में गंगा जल लेके कार सेवा करें। अब बालू और कार सेवा करने का मतलब यह है कि भीड़ के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए रहे, और कोई ऐसे अस्त्र न उठा सके। लेकिन वो सारा चीज 12 बजे तक ठीक भी चल रहा था। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक विद्वेष की भावना से किसी को आप कोर्ट ने यह भी कहा, घटना पूर्व नियोजित तो बिल्कुल नहीं थी, वहां पे जो हुआ था नहीं थी। और CBI चाहती थी कि 5 दिसंबर को विनय कटियार साहब के यहाँ कुछ लोग चाय पीने चले गए। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम। तो ऑब्वियस है कि 4-6 नेता जाएंगे उनके यहाँ मिलने के लिए, वहां के स्थानीय सांसद थे। तो ये वहां कॉन्स्पिरेसी को के लिए 120B जो धारा है, इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि वहां कब योजना बनाई गई, कितने शस्त्र जुटाए गए, या कैसे किया गया, कौन चढ़ेगा कौन करेगा, ये कुछ आया नहीं। तो इसके बेसिस पे तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपको लगता है इस मामले का पटाक्षेप हो पाएगा अब आगे? हालांकि इस मामले से जुड़े इकबाल अंसारी ने कहा है कि अब इस मामले को अब आगे नहीं होना चाहिए, अब यहीं समाप्त कर देना चाहिए। अभी हमने प्रतिक्रिया भी उनकी सुनी। जी, मैंने इकबाल अंसारी को सुना। हालांकि इकबाल अंसारी इस मामले में पक्षकार तो नहीं थे। पक्षकार इस मामले से नहीं, दूसरे मामले से थे, लेकिन अयोध्या से जुड़े हुए, लेकिन अयोध्या से जुड़े हुए जरूर थे इस मामले में। तो ये तो सरकार बनाम मुकदमा था, ये सरकार का मुकदमा था। लेकिन जैसा कि आज इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, देखिए, बड़े पैमाने पर जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद जिन लोगों में क्षोभ था, जिन लोगों में उठा, और जो इसको गलत कहते आ रहे थे, 9 नवंबर को एक फैसला आया, उसको भी सबने माना। तो मोटी सी बात है कि आज जो फैसला आया है उसको भी लोग मानेंगे और मान रहे हैं। हाँ, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जरूर कहा गया है कि इससे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, और ये भारत के हर नागरिक को हमारा जुडिशियल सिस्टम ये अधिकार देता है कि आप अगर किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उसके ऊपर की अदालत में अपील करते हैं। लेकिन जब ऊपर की अदालत में भी जाता है तो प्रशांत जी विधिवेत्ता हैं, अच्छी तरह बताएंगे कि वो सारी बुनियाद जिन चीज़ों पर ऊपर की अदालत में परीक्षण होता है और ये देखा जाता है कि ये इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए या इस फैसले में क्या, तो वो सारी बुनियाद, ये सारी कवायद जो है, जिसे कहते हैं ना, ये फाउंडेशन रखने से लेके पूरी इमारत तो खड़ी हो गई है। ये जो इतना लंबा मुकदमा चला है, ये जो 2000 पन्नों से ज़्यादा का फैसला आता है, ये जो लाखों पन्नों की जो तैयार होती है, तो तमाम चीज़ें जो है इन्होंने बुनियाद रख दी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब इस फैसले के बाद ऊपर की अदालतों में इस फैसले में कोई तरमीम हो जाएगा या परिवर्तन होकर कुछ और हो जाना है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपसे जानेंगे कि क्या कोई टर्निंग पॉइंट आगे की अदालत में आ सकता है? विकास जी, जो बाबरी मस्जिद कमेटी है या कोई भी ये इकबाल अंसारी हैं, चाहे भी तो इस मुकदमे में अपील नहीं कर सकते। देखिए, अपील का जो प्रोविजन है CRPC में, वो पीड़ित पक्ष कर सकता है,
और ये चूंकि सीबीआई और सरकार के बनाम मुकदमा है, जैसा सिद्धार्थ जी ने बताया, तो सीबीआई अगर चाहेगी तो अपील करेगी। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं, सीबीआई को पत्र लिख के कहें कि साहब आप अपील करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल जजमेंट है 2300 पन्ने का और सारे एविडेंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो अपील एडमिट भी होगी। और मुझको लगता है कि सीबीआई को के जो भी विधि के जानकार होंगे या सीबीआई के काउंसिल होंगे, वो इसी तरह की एडवाइस करेंगे कि इसमें फर्दर अभी इस एपिसोड को बंद कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जितनी किरकिरी सीबीआई की हो गई है और ज्यादा होनी ठीक नहीं। बिल्कुल प्रधान जी, तनाव था, पक्षकारों में तनाव था, जिन आरोपियों में जो थे। आज सुबह जब फैसला आया तो आज विनय जी से हमारी बात हुई, काफी ज्यादा खुश थे। साक्षी महाराज जी को हमने सुना, सभी लोग काफी खुश थे और आज संतुष्ट नजर आए। कोर्ट के अंदर 26 लोग आए थे, 6 लोग नहीं आए थे, लेकिन जब हम लोग कोर्ट के अंदर थे जब, तो देखिए है क्या, लोगों का कैरियर स्टेक पर है। कानून ऐसा बन गया है कि 3 साल से अधिक सजा, 2 साल से अधिक सजा हो गया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 2-2, 3-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सिटिंग। तो लोगों को लगता है कि 28 साल ट्रायल चला है और फिर पता नहीं क्या जजमेंट आएगा, तो लोगों के अंदर तनाव तो रहता ही है। रिजल्ट का दिन था और हम लोग खुद ही वापो में थे कि क्या होगा, किस ढंग से अप्रिशिएट करती है एविडेंस को। हम लोग अपना काम किए हैं लगातार, लेकिन किस ढंग से कोर्ट उसको अप्रिशिएट करती है किसी को जानकारी तो थी नहीं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, एक बहुत लंबे समय मामला चला। जब ये मामला हुआ था कुछ घटनाएं भी हुई थी, आपको लगता है अब आने वाले समय में समाज में इसको लेकर एक्सेप्ट करेंगे और अब आगे विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे? देखिए विकास जी, ये घटना 1992 की है। इतने लंबे समय के बाद आज देखिए, कभी भी जब कार सेवा का दौर चल रहा था तो अधिकांश नौजवान इसके हिस्से बने हुए थे जी। फिर एक जो विरोध शुरू हुए थे वहाँ भी अधिकांश नौजवान थे। आज आपकी अधिकांश युवा पीढ़ी या तो इस घटना के समय बहुत छोटी थी या बहुत सारी तादाद में ऐसे हैं जो उस वक्त तक पैदा नहीं हुए थे। तो वो यूफोरिया जिसे कहते हैं ना, वो एक उन्माद, वो एक सेंटिमेंट का जो एक पीक था, वो ना तो मुझे इससे पहले जब 9 नवंबर को फैसला आया तब दिखा, मैं किसी भी पक्ष की बात कर रहा हूं, ना इससे पहले जब एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के लखनऊ बेंच ने फैसला दिया था, जिसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस समय भी आप देखें तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसी हालात बनाई गई थी और बड़ा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह इस फैसले से, या इससे पहले भी आए हैं फैसले, महत्वपूर्ण फैसला इससे पहले वाला था, तो उससे किसी भी तरह के सामाजिक विद्वेष की, वैमनस्यता की या आगे कोई किसी फर्दर एक्शन के कॉल की, इस तरह का कोई गुंजाइश मुझे दिखती नहीं है। और ना जनमानस इन सब चीजों के लिए अब तैयार है, क्योंकि सरजू में पानी बहुत बह चुका है और विकास के रास्ते बहुत आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। हम इसमें प्रशांत से भी जानेंगे कि अब सामाजिक सौहार्द आएगा इस फैसले के बाद से। एक लंबा जो है अंतराल के बाद ये खत्म हो गया है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि सामाजिक सौहार्द आएगा और सभी लोगों ने को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। और लोग जान भी रहे थे कि मुकदमे में कहीं न कहीं जो इम्प्लीकेट किए गए 48-49 लोग, जिसमें 17 लोग जैसा बताया सिद्धार्थ जी ने डेथ हो गई और कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, काफी एजेड हैं, तो किसी को ये नहीं था। सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहेगा और कोई रिएक्शन नहीं है कहीं भी, जो हम लोग देख रहे हैं समाज में कहीं रिएक्शन नहीं है, सब लोग इसको प्रशंसनीय ढंग से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले के बाद हम भी चाहेंगे कि अब आगे की ओर बढ़ें, नए भारत के निर्माण में अपनी अपनी ऊर्जा लगाएं। मामला ये पूरा खत्म हो गया है और आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हमारे साथ भाग लिया, इसके लिए आप दोनों लोगों का आभार। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में अब नई ऊर्जा से लोग देश के निर्माण में लगेंगे और अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।